संविधान निर्माण हो चुका है। अभी तक लोग हम यही पढ़ लिए हैं, हम अभी तक यही पढ़ लिए हैं कि संविधान का निर्माण हो चुका है। नहीं, संविधान में कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी और कौन कौन सा मंत्रालय था, यहाँ तक बात क्लियर हो गया है। एक बार देख लेते हैं रिवीजन। संविधान में कुल समिति की संख्या कितना था? 6-7 को था। नहीं, पहला संघ समिति के बारे में देखे थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय समिति के सरदार पटेल। कौन? सरदार पटेल। सरदार पटेल थे। झंडा समिति के कौन थे अध्यक्ष? झंडा समिति के जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। अच्छा, यह सब देख रहे हैं कि संविधान निर्माण के लिए समिति बनाया गया था। इस सब समिति का मुख्य काम क्या था? संविधान निर्माण हो रहा है और प्लस में ये लोग समिति में बैठ करके संविधान में नए नए कानून को जांच पड़ताल करके तब शामिल कर रहे हैं संविधान में। यही समिति का काम था। समिति का काम क्या था? कानून की जांच करना। दूसरे देश से संविधान उठाए, कानून उठाए, उसको जांच करके भारत में क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। इसी के लिए समिति बनाया गया था। तो संघ समिति बना के अध्यक्ष बना दिए गए थे सरदार जवाहरलाल नेहरू को। प्रांतीय समिति के बना दिया गया था सरदार पटेल को। झंडा समिति के कौन थे? जे.बी. कृपलानी। मूल अधिकार। मूल अधिकार। मूल अधिकार किसका? अल्पसंख्यकों का। किसका? अल्पसंख्यकों के मूल अधिकार तथा सलाहकार के समिति। सलाहकार के समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह भी सरदार पटेल ही थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावे हम लोग फिर क्या देखें कि मूल अधिकार और सलाहकार के उप समितियां बनाई गई। उप समिति। उप समिति। तो मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन हुए थे? जे.बी. कृपलानी। कौन? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। और अल्पसंख्यकों के सलाहकार के उप समिति। सलाहकार के उप समिति यह कौन बने थे? सलाहकार के एच.सी. मुखर्जी। कौन? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। इसके बाद सबसे जो प्रमुख था वह था क्या? प्रारूप समिति। कौन? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति लेकिन बनाने का जो सलाह दिए थे वह कौन दिए थे? बी.एन. राव। कौन? बी.एन. राव। क्योंकि यह संविधान सभा के कौन से पद पर थे? सलाहकार के पद पर थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, लेकिन घोषणा 25 अगस्त के कर दिया गया था। भीमराव अंबेडकर के अलावे इसमें 6 सदस्य और थे, तभी ना इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। एक तो हो गए कौन? भीमराव अंबेडकर। बाकी 6 कौन है? इसको छांटने के लिए आ सकता है। एक कौन थे? गोपाल कृष्ण अयंगर। कौन? गोपाल कृष्ण अयंगर। गोपाल कृष्ण अयंगर। एक कौन थे? कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर। एक कौन थे आपका? हाँ, कौन? टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी। यह किनके स्थान पर आए थे? डीपी खेतान। डीपी खेतान। डीपी खेतान के स्थान पर आए थे। एक आपका कौन थे? ठीक से बताओ करो। एन माधवराव। कौन? एन माधवराव। एन माधवराव। यह किसके जगह पर आए थे? बी.एल. मित्रा। किसके? बी.एल. मित्रा के स्थान पर आए थे। एक आपका 5वां कौन थे? के.एम. मुंशी। और एक आपका 6ठा कौन थे? सैयद मोहम्मद। मोहम्मद शाहिदुल्लाह। मोहम्मद शाहिदुल्लाह। मोहम्मद शाहिदुल्लाह थे। मोहम्मद शाहिदुल्लाह। देखिए, इसको नाम याद रखने का 3-4 नाम तो कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण के नाम पर है। नहीं, सब में क्या लगा हुआ है? कृष्ण। गोपाल किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को कृष्ण लगा हुआ है। ऐसे भी कृष्ण यह भी है। टीटी कृष्णामाचार्य यह भी है। माधव किनको बोला जाता है? उन्हीं को बोला जाता है। सब कृष्ण भगवान के अवतार है सब प्रारूप समिति में। बाकी यह सब नाम जो छाटने के लिए आएगा, आप इससे जो है थोड़ा सा देखिए कि किसको छाट सकते हैं। एक समझ सकते हैं कि जो है मोहम्मद शाहिदुल्लाह और एक के.एम. मुंशी। कौन? के.एम. मुंशी। तो यह समिति देख लिए थे। नहीं, एक इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? मंत्रालय। क्या? मंत्रालय। संविधान सभा 2 तरह से काम कर रही थी। एक काम कर रहा था अंतरिम संसद के रूप में और एक काम कर रहा था संविधान निर्माण के रूप में। 2 काम था। नहीं, तो संविधान जो अंतरिम संसद थी, अंतरिम
संसद। तो अंतरिम संसद में जो मंत्रालय बटा हुआ था उससे मंत्रालय से भी प्रश्न बनते हैं। अंतरिम संसद के अध्यक्ष कौन बने थे, इसे प्रश्न हमेशा पूछते हैं कि संसद के पहला अध्यक्ष कौन थे। अभी कौन है? ओम बिरला। अभी कौन है? ओम बिरला। तो उस समय पूछा जाता है कि तो बताइए भारत के पहला संसद के अध्यक्ष कौन थे? कौन? जीवी मालवंकर। कौन? जी मालवंकर। जीवी मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर यह थे अंतरिम संसद के। लेकिन इसके बाद भी पहला बार चुनाव हुआ था तो फिर कौन बन गए थे? जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी। जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद कह सकते हैं प्रथम कौन हुए फिर? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। देखिए मंत्रालय में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौन थे? याद है? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री, गृह मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है ना। कौन? नंबर नहीं याद आ रहा है। नंबर के चर्चा भी नहीं है किताब में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? कौन? विवेकानंद का करते हैं। देखिए बरदौली गुजरात में एक सत्याग्रह हो रहा था 1927 ईस्वी में, 27-28 में। तो वहां की महिलाओं ने, क्योंकि यह उस बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, तो इनको सरदार की उपाधि दे दी गई थी। वहां की महिलाओं के द्वारा, गुजरात की महिलाओं के द्वारा इनको उपाधि मिला है सरदार की। देखिए इसके बाद हम लोग क्या देखें? गृह मंत्री। गृह मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे उस समय? स्वास्थ्य मंत्री याद एकदम नहीं करता है सब ना। एग्जाम आ रहा रेलवे का, स्टैटिक से प्रश्न से बहुत रेलवे का डायरेक्ट टू द पॉइंट यही क्वेश्चन बनता है। अंतरिम संसद के गृह मंत्री कौन थे? अंतरिम संसद के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? हालांकि स्वास्थ्य भी नहीं, ये दो महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजानतर अली खान। कौन? गजानतर अली खान। गजानतर अली खान। गजानतर अली खान। वाणिज्य मंत्री कौन थे? वाणिज्य मंत्री। वाणिज्य मंत्री कौन थे उस समय? टी चुंदरीगर। कौन? टी चुंदरीगर। टी चुंदरीगर। सूचना मंत्री, सूचना और प्रसार मंत्री। सूचना और प्रसार, सूचना और प्रसार मंत्री। सूचना और प्रसार मंत्री अंतरिम संसद के कौन थे? बताइए। अब्दुल नस्तर। कौन? अब्दुल नस्तर। अब्दुल नस्तर। ऊर्जा मंत्री कौन थे उस समय? ऊर्जा मंत्री तो होमो जहांगीर भाभा। कौन? होमो जहांगीर भाभा। होमो जहांगीर भाभा थे उस समय। शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्रालय किनके हाथ में था? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। फिर बाद में किनको बना दिया था? अबुल कलाम आजाद को। किनको? अबुल कलाम आजाद। हाँ, अबुल कलाम आजाद को। देखिए रेल मंत्री कौन थे? रेल मंत्री कौन थे? अरुणा आसिफ अली। कौन? अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली कौन थे? रेल मंत्री थे। नहीं हो, वो तमिलनाडु के, मद्रास। अबुल कलाम आजाद यह बिहार के थे, झारखंड के। रेल मंत्री। रेल मंत्री के फिर बाद फिर क्या देख रहे हैं? मंत्री। वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। कौन? लियाकत अली। लियाकत अली। लियाकत अली। यह कुछ मंत्रालय है कि नहीं, जो अंतरिम संसद में लोगों को मिला था मौका जो डिपार्टमेंट संभालने का। समझ में आ रहा है संसद के बारे में? तुमको नहीं आ रहा, मार रहे नहीं आ रहा, ठीक है नहीं आ रहा, कोई बात भी नहीं है, आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। तो कभी प्रयास भी नहीं कर रहे, 1% भी प्रयास कर रहे समझने का नहीं है कि नहीं? क्या तुम सुन रहे हो सिर्फ? कहाँ से ये बात उठ रहा है, ये बीच में आपका बात है। अगर समझने का प्रयास भी कर रहे होगे तो नहीं समझ रहा होगे, प्रयास भी करोगे तो अभी नहीं समझे, क्योंकि अब बीच का सीधे बात आ रहा है, अंतरिम के बीच का, है कि नहीं? यहाँ तक आपका संविधान का टॉपिक खत्म हो गया, संविधान निर्माण हो गया। अब संविधान, हाँ, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रोजगार मंत्री सब थे, है कि नहीं? रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कौन? बलदेव सिंह थे। श्रम और रोजगार मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री कौन थे?
श्रम और रोजगार मंत्री, तो यह थे जगजीवन राम। कौन? जगजीवन राम। कृषि और खाद्य मंत्री, कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? कृषि और खाद्य मंत्री थे, कि नहीं? 14 को मंत्रालय हुआ, कितना मंत्रालय हुआ? मंत्रालय के गो 12 गो 13 गो। विदेश मंत्रालय को था, और विदेश मंत्रालय कौन रख ले था? देश के प्रधानमंत्री पीएम या विदेश मंत्री भी थे, दोनों साथ थे, है कि नहीं? चलिए, यहां तक जो है आपका निर्माण पूरा हो गया, संविधान बन गया। बस यही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे कि संविधान बनने की प्रक्रिया क्या क्या थी। संविधान बनने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। हमारा संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका ने किया था। सरदार भीमराव अम्बेडकर ने शुरुआत में कहा था कि नहीं, भारत को एक नया संविधान की आवश्यकता नहीं है। सब बतवा, जब 1935 वाला जोड़ रहे हो तो क्या जरूरत है नया संविधान लिखने का? जरूरत है? नहीं है। 1935 वाला से काम चलाइए। लेकिन बाद में फिर कहे कि नहीं, संविधान भी क्या है, ठीक है, बन गया तो ठीक है, नया बन गया। अब हम लोग आते हैं संविधान में जो है, अब कुछ कुछ बात ऐसा है, कानून ऐसा है संविधान में हमारा जो दूसरे देशों से लिया गया है। अब उसको जो है हम लोग को देखना है। जो संविधान हम लोग बनाए हैं, यह भारत का संविधान पूरी तरह से नहीं है। इसमें कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, कानून ऐसे जोड़े गए हैं जो दूसरे देशों से लिया गया है। और वहां से प्रश्न हमेशा एसएससी में पूछता है, एसएससी लवर्स, रेलवे लवर्स, एसएससी लवर्स, एसएससी लवर्स में पूछता है कि बताइए मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? बताइए वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? कोई बता सकता है कि एकल अधिकार कहाँ से लिया गया? ऐसे ऐसे एसएससी पूछता है, रेलवे पूछता है, सब गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है। देखिए, अब हम लोग नया टॉपिक यहाँ से आज का जो है क्लास शुरू हो जा रहा है। संविधान में लिए गया जो भी बात है, कानून है, उसके विदेशी स्रोत। संविधान में शामिल किए गए कुछ कुछ कानून ऐसे हैं जो विदेशों से लिया गया है। हम बोले थे कि लगभग जो है 9-10 देश ऐसे हैं जहां से हम लोग लिए हैं। देखिए, ऐसा देखेंगे कि डायरेक्ट याद हो जाए, है कि नहीं? देखिए, जैसे ही विदेशी स्रोत आ रहा तो पूरा दिमाग में बस रहा पूरा वर्ल्ड मैप, है कि नहीं? वर्ल्ड मैप आ रहा, क्या है? ब्रिटेन आ रहा, क्योंकि ब्रिटेन हम पर शासन किए थे, इसीलिए कहते हैं बहुत ज्यादा गुलामी भी क्या हो जाता है, एक तरह से खून में गुलामी आ गया है कि हम गुलाम हैं। कुछ ऐसे हम देश, देखिए विदेशी स्रोत है तो उस समय का हम गणना करेंगे कि आखिर उस समय भारत से कौन आगे था, उसी से ना हम लोग लेंगे जो संविधान पहले लागू कर दिया। या फिर कोई ऐसा भी देश होंगे जो बाद में, भारत से बाद में संविधान बनाए और भारत को लगा कि नहीं, संशोधित करके भारत के संविधान में भी यह बात जोड़ देना चाहिए, तो जोड़ा गया होगा। लेकिन अधिकतर वह देश आपको मिलेंगे विदेशी स्रोत में जो लगभग विकसित है, या फिर पश्चिमी और यूरोपियन देश के बारे में देखना है। अब कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जो आपको अफ्रीका के मिलेगा, गाम्बिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, यह सब तो अपने समझिए कि एक अंध महादेश में आते हैं सब, तो इससे आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। हम अधिकतर जो विदेशी स्रोत में देखेंगे वह अधिकतर वह देश होंगे जो विदेशी देश होंगे। पहला हम लोग ब्रिटेन के बारे में लिखते हैं, क्या? ब्रिटेन, ब्रिटेन नहीं लिखाई, ब्रिटेन। ब्रिटेन, ब्रिटेन। पहले देश ही देख लेते हैं कि कौन कौन देश है, अंदाजा भी लगाया करो सब। अगर हम कहेंगे कि बताइए, और तंजानिया, तंजानिया से लिया गया होगा? नहीं, काहे दिमाग में जाएगा? हम बोलेंगे श्रीलंका, श्रीलंका से लिया गया होगा? नहीं। म्यांमार लिया गया होगा? नहीं। चीन से लिए होंगे? नहीं। ऐसा देश से लिया गया होगा जो थोड़ा बहुत लगे कि हाँ जो है देश था। अमेरिका कह सकते हैं कि नहीं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, दक्षिण, यह सब जो है लगता है कि हाँ यूरोप में देश है। तो पहले देश ही देख लेते हैं, ब्रिटेन। इसके बाद जो है फ्रांस, क्या? फ्रांस। और एक देश क्या है? जर्मनी, क्या? जर्मनी। पहले यूरोप के देख लेते हैं कि कौन कौन देश है जेकरा से हम लोग लिए हैं। तो एक ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, रूस है। कौन है? रूस। एक क्या है? आयरलैंड, क्या है? आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड। अब देखते हैं कुछ कुछ देश अमेरिका तरफ जाते हैं। अमेरिका, कौन? अमेरिका। और एक देश क्या है? कनाडा, क्या? कनाडा, हाँ कनाडा, कनाडा।
और क्या है? जापान। क्या? कनाडा। कनाडा के बाद फिर क्या है? जापान है। जापान, जापान, जापान। और देखते हैं, और एक देश क्या है? रूस हो गया, जापान। और देखते हैं एक देश बच गया, कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया तो यूरोप में आता है। ऑस्ट्रेलिया, 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 लिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और एक देश जो है क्या बच गया? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। कौन? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। देखिए इतने देशों से जो है भारत के संविधान में कुछ कुछ कानून को जोड़ा गया है। ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए हैं? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है? एकल नागरिकता क्या? एक देश का ही आपको जो है सिर्फ एक देश का जो है नागरिकता प्रदान मिलेगा, है कि नहीं? आपको कोई भी देश का केंद्र सरकार आपको नागरिकता प्रदान करेगा, राज्य सरकार के हाथ में यह बात नहीं रहता है। अगर आप इंडिया के नागरिकता ले लिए हैं तो दूसरे देश के नागरिकता आपको नहीं मिलेगा। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान चलता है, नहीं एक देश के आप नागरिक बन के रह सकते हैं। आपको अगर बनना है ब्रिटेन के, अच्छा ब्रिटेन में भी यही चलता होगा मतलब? नहीं, ब्रिटेन क्योंकि वहां से ही हम लोग लिए हैं, मतलब ब्रिटेन में भी क्या चलता होगा? एकल नागरिकता ही चलता होगा। एक यहाँ पर जो है रिट लिया गया है, रिट, रिट, रिट जारी करना। रिट राष्ट्रपति का एक अधिकार होता है, रिट, रिट जारी किया जाता है। और क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, व्यवस्था। हम लोग संसद का जो है निर्माण किए हैं। आखिर हम लोग जब लोगों को चयन करेंगे तो लोग कहाँ बैठेंगे, संसद का जो है किस तरह से स्ट्रक्चर होगा, कितने सदन होंगे, यह सब बात कहाँ से लिया गया है? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ब्रिटेन से लिया गया है। अभी जिस तरह से संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, नहीं यह संसद का क्या है? स्ट्रक्चर ही है। तो ठीक उसी तरह से ब्रिटेन में भी क्या होता है? एक लोकसभा और एक राज्यसभा, बस नाम के फर्क रहता है, अपर हाउस, लोअर हाउस, बाकी सब सेम ही होता है। तो जो संसद को जिस तरह से हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं, स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, नियम बनाए हुए हैं, यह कहाँ से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया। किस, कहाँ से? ब्रिटेन से। औपचारिक जो प्रमुख हम लोग किसको मानते हैं? राष्ट्रपति को। नहीं, औपचारिक प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ऑफिशियल कागज पर सिग्नेचर बिना किए हुए राष्ट्रपति के कोई भी काम आपका नहीं होगा, तो इसको कहते हैं जो है औपचारिक, ऑफिशियल प्रमुख कौन है भारत के? राष्ट्रपति। यह बात भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में भी जो ऑफिशियल प्रमुख कौन होते हैं? राजा, लेकिन वास्तविक रूप से सामने सामुदायिक रूप से कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। भारत में भी सामूहिक रूप से जिम्मेवार कौन होता है किसी चीज के लिए? प्रधानमंत्री। तो इसको सामूहिक रूप से फिर कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। और वास्तविक ऑफिशियली कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति। देखिए फ्रांस से क्या क्या लिए हैं? फ्रांस से देखिए हम लोग जब प्रस्तावना, प्रियम्बल, संविधान में जो एक प्रियम्बल है, प्रियम्बल, प्रस्तावना, यह प्रस्तावना कुछ और नहीं, बस वह डेट याद रखिए कि जो 22 जनवरी को दिन, 22 जनवरी 1947 को एक आउटलाइन तैयार किया गया था। आउटलाइन किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हमारा संविधान कैसा होगा इसके बारे में इन्होंने एक रूपरेखा तैयार किया था। इसी का मॉडिफाई करके वर्तमान में प्रियम्बल में शामिल कर दिया गया है। संविधान पलटने से पहले, चाहे सरकारी किताब पलटने से पहले कौन सी मिलता है? प्रस्तावना। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही मिलता है ना प्रस्तावना। तो यही जो है, जो रूपरेखा, जो आउटलाइन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, इसी का जो रूप वर्तमान में जो है प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रियम्बल में जो है एक शब्द जोड़ा गया है, क्या? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। शब्द मिलता है ना, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। यह जो शब्द है भाईचारा का, स्वतंत्रता का, समानता का, यह तीनों शब्द कहां से लिया गया है? फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। और किसमें शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में। तो कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है? स्वतंत्रता, समानता, समानता और क्या? भाईचारा। भाईचारा यह कहां से शामिल किया गया है? फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। और जब हमारा संविधान बनकर लागू हो गया था उस समय नहीं था ये बात। प्रस्तावना उस समय पढ़ते तो ये तीनों शब्द नहीं मिलता। ये तीनों शब्द बाद में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ दिया गया है। और कब जोड़ा गया है? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। उस समय फ्रांस से यह तीनों शब्द को जोड़ दिया गया।
फ्रांस में फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी ना 1789 ईस्वी में। जो लड़ाई यह हुआ था फ्रांस में, क्यों हुआ था? फ्रांस के क्रांति की लड़ाई को माना जाता है कि यह मध्यम वर्ग के लोगों का लड़ाई है। और दुनिया में आज तक जो भी लड़ाई हुआ है सब के सब कौन लड़ाई लड़ा है? सब मध्यम वर्ग वाला। मध्यम वर्ग वाला थोड़ा सा, हाँ क्या मध्यम वर्ग का मतलब मिडिल क्लास कह सकते हैं। मिडिल क्लास जो होते हैं वो लोग पढ़े हुए होते हैं, पढ़ लेते हैं, शिक्षित हो जाते हैं। उसके बाद वह चाहते हैं कि अब हमको भी समानता मिले पढ़ा लिखल के जैसा, और नहीं मिलता है समानता तो भेदभाव होने लगता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। जब यही जनसंख्या बढ़ जाता है तो वो लोग क्रांति कर देते हैं राजा के खिलाफ या सरकार के खिलाफ। नहीं, तो यही प्रस्तावना में शामिल कर दिया गया कि सबको क्या होना चाहिए? समानता मिलना चाहिए और एक भाईचारे की तरह। देखिए प्रस्तावना जर्मनी से हम लोग क्या जोड़े हैं? भारत के संविधान में जर्मनी से हम लोग आपातकाल का प्रावधान लिए हैं। आपातकाल मर्जेंसी लगा दो। देश में क्या कर दो? लॉकडाउन नहीं, दूसरा होता है लॉकडाउन, एक तरह से कह सकते हो लॉकडाउन जैसा सिचुएशन, लेकिन आपातकाल उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो इमरजेंसी वह 3 तरीके से भी लगाया जाता है, यह भी 3 तरीके से लगाया सकता है। या तो राष्ट्रपति जो शासन लग जाता है, जिसको वह भी इमरजेंसी का सिचुएशन माना जाता है, तो या उसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन हो गया, राष्ट्रपति शासन कर रहे हैं। एक होता है वित्तीय आपात जिसको बोलते हैं। एक हो गया राष्ट्रपति शासन, एक हो गया वित्तीय आपात, और एक युद्ध के कंडीशन में। और युद्ध वही 3 कंडीशन बताया युद्ध का, या तो बाहरी युद्ध हो रहा है, या तो अपने में लोग मर रहे, या यहाँ के लोग कहीं और। 3 तरीका युद्ध का हो गया। और 3 तरीका से जो 52, 56 और 60 जो होता है आर्टिकल। तो आपातकाल जो हम लोग कंडीशन लिए हैं यह जर्मनी से लिए हैं कि यहाँ के लोगों को बहुत सारे अधिकार दिया गया है, भारत के लोगों को बहुत सारा अधिकार दिया गया है। और मान लेते हैं कि अब देश दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा है, और यहाँ के लोग मान लेते हैं कि भारत का सैनिक कम पड़ जाता है, और कहा जाता है कि आप लोग को जो है अब युद्ध के लिए अब तैयार रहना है, आप लोग को भी जाना है। और सेना लोग उधर से बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है, और जनता को कहे कि नहीं हमको यह अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा बाद में पहले जिंदा रह लो, है कि नहीं? तो यह कुछ अधिकार है जो जब देश में आपातकाल लगता है तो आपका कुछ अधिकार होते हैं जो निलंबित कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। यह बात कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। जर्मनी में विश्व युद्ध हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ है? 14 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। तो इस युद्ध में पहला विश्व युद्ध में जर्मनी को जो है बहुत ज्यादा क्षति पहुंचता है, सब लोग इसको जो है दबा देते हैं। सब जर्मनी को प्रथम विश्व में बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, और इस पर जो है आपातकाल लगा देता है सब। आपातकाल 1918 में पहला बार आपातकाल जर्मनी में कब लगता है? 1918 ईस्वी में। और जर्मनी के लगभग अधिकतर अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। जर्मनी को बोला जाता है कि आप सेना नहीं रख सकते। अब बताइए, देश है और सेना नहीं रखेगा तो कैसे काम चलेगा? है कि नहीं? कोई भी विदेश का काम अगर जर्मनी का करना हो तो वह अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस मिलकर के करेंगे। जर्मनी का यह अधिकार छीन लिया गया। तो यहीं से एक अधिकार शब्द उत्पन्न होता है जो आपातकाल में समाप्त किए जाते हैं, और यह जर्मनी के सरकार ने अपने देश में लागू किया 1918 में। और यहाँ भी जो है भारत में शामिल कर दिया गया कि अगर कभी भी आपातकाल का जरूरत पड़ता है तो लोगों के मूल अधिकार रोक दिए जाएंगे। रूस से क्या लिया गया है? रूस से मूल कर्तव्य नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य क्या होता है? मूल कर्तव्य, देखिए कुछ आपका ड्यूटी होता है, मूल ड्यूटी। देश के प्रति आपका क्या है? कुछ कर्तव्य बनता है कि आप मान लेते हैं कि इतना जो है गांधी जी को लेकर के मीम्स बना रहा सब, आपका ड्यूटी है कि नहीं बनाइए? हाँ, गांधी जी के जो है कह सकते हैं कितना मीम्स बनाता है सब। हाँ बताइए, देश के लिए जो आदमी सही मतलब इतना अपने आप को कुर्बान कर दिए हैं और आप उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, यही आपका ड्यूटी है। हाँ क्या? अच्छा, गांधी जी कर जाते हैं। गांधी जी को तब चलेगा नहीं लेकिन ड्यूटी है कि कोई भी देश के लिए जो शहीद हुआ है, देश के लिए कोई अच्छा काम किया है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, तो ऐसे ऐसे लोग जो देश के जो क्रांतिकारी हुए और देश के स्वतंत्रता के लिए अपने आप को शहीद हो गए, तो उनको आपको हमेशा इज्जत देना है। आपका क्या है? यह ड्यूटी है। देश का एक झंडा जिसके खातिर पूरे जवान जो है बॉर्डर पर जो है तैनात रहते हैं 24 घंटा एनी टाइम।
और एक जवान मारते हैं शहीद हो जाता है तो आपको उनको रिस्पेक्ट देना है। झंडा के खातिर अपने आप को शहीद दे दिए तो झंडा को आपको सलामी देना है, आपको इज्जत देना है कि नहीं। झंडे को इज्जत दे रहे हैं मतलब आप अपने देश को इज्जत दे रहे हैं। तो यह सब बात आपका क्या है, एक ड्यूटी है। क्या है? ड्यूटी। ऐसे लगभग 11-12 वो आपका ड्यूटी है जो आपको वो काम करना है। समझ रहे हो? ड्यूटी। एक तुमसे कोई जबरदस्ती कानून नहीं कहेगा, आपको जबरदस्ती न्यायालय नहीं कहेगा कि जो है तुमको यह मानना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आपका सिर्फ यह एक ड्यूटी बनता है करना, है कि ना। तो जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिए हैं हम लोग? डीपीएसपी। क्या लिया गया है? डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या कह सकते हैं हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कुछ ऐसे काम कीजिए, कुछ ऐसे कानून बनाना चाहिए केंद्र को जिससे राज्य क्या करे? विकसित हो, राज्य विकास करे। यह जो भी नियम है, एक राज्य और एक कह सकते हैं केंद्र के बीच में ऐसा नियम कानून का आदान और प्रदान होना चाहिए जिससे राज्य क्या करे? विकास करे। एक तरह से केंद्र राज्य को निर्देश देता है कि ऐसा काम कीजिए, तब आप क्या कीजिएगा? आगे बढ़िएगा। नहीं, क्या कहता है नरेंद्र मोदी से और उनसे, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो कौन थे उस समय, बहुत ज्यादा ठाकरे का नाम जाता है ना, ठाकरे, उनसे कहा गया था कि जो है वो सीधे खुलेआम आपकी अदालत में बोल रहे थे कि जो है हम नहीं चाहते हैं कि मोदी सरकार सत्ता में आए तो महाराष्ट्र गुजरात के बारे में सोचे, हम चाहते हैं कि यूपी बिहार के बारे में सोचे, 5 साल सिर्फ उसी के बारे में दे, ताकि क्या केंद्र जो है एक राज्य को बढ़ाने में क्या करे? मदद करे। सब राज्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। जैसे पश्चिमी जो भारत के जो पश्चिमी स्टेट्स हैं ढेर लगभग आगे है, सब पूर्वोत्तर भारत से क्या है लगभग ढेर स्टेट आगे हैं। महाराष्ट्र गुजरात की सब इंटरनेशनल लेवल पर कह सकते हैं कि फेमस है सब, और बिहार का स्थान कहीं पायदान पर नहीं आता है, देश में ही नहीं है। इंटरनेशनल क्या कह सकते हैं, देश में ही नहीं है। तो केंद्र को ध्यान देना चाहिए कि राज्य आगे बढ़े। अब मान लेते हैं कि जो है मणिपुर में जो हिंसा हुआ, इस पर कोई एक्शन जो है कुछ खास एक्शन नहीं लिया गया, सब लगभग नहीं। बीजेपी अगर केंद्रीय है तो बहुत कुछ आपको राहत मिलेगा। सब कोई पॉलिटिक्स में जो आएंगे, जो पॉलिटिशियन। देखिए आयरलैंड से एक और चीज लिया गया है, क्या कि राष्ट्रपति को एक अधिकार है कि वह 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। मनोनीत जो शब्द एक बार फिर आ रहा, एक हम लोग संविधान सभा जब ने किया, हाँ, अपन मन से मनोनीत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। कि अभी राज्यसभा में टोटल कितना सीट होता है? 245 नहीं, मैक्सिमम 245 है। 245 में 242, 241, 240, 43 पर सीट कभी कभी चुनाव लड़ा जाता है। तो इसमें से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो कुछ आधार होगा, नहीं कुछ बेसिस पर ही न तय कीजिएगा 12 लोगों को। तो यह 12 कह सकते हैं कि राज्यसभा, 12 राज्यसभा को मनोनीत करने का जो है राष्ट्रपति को क्या है? एक अधिकार है। और यह मनोनीत करते हैं किसके आधार पर? 4 चीज के आधार पर। या तो यह 12 आदमियों को होना चाहिए शिक्षा में पारंगत, नहीं शिक्षा में कुछ ऐसा योगदान दिए हुए रहना चाहिए जिससे समाज के लोग उनसे जो है आकर्षित हो। तो शिक्षा में, या फिर कह सकते हैं कला में। कला जानते होंगे, है कि नहीं? कोई हीरो है, हीरो रेखा चुनी गई थी किस आधार पर? कला के आधार पर नहीं। और कहियो नहीं राज्यसभा में जाती, सब लोग कहता था सबके रेखा आज तक तुमको कोई नहीं देखा, राज्यसभा में जाए नहीं कर देते, है कि नहीं? बस मेंबर बन गया है। गोविंदा भी मध्य प्रदेश से तो चुनाया था, गोविंदा जो एक्टर, ये सब किस आधार पर चुना है? सब कला के आधार पर। सनी देओल भी चुनाया था, है कि नहीं? तो यह सब राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं सब। तो शिक्षा, कला और क्या हो सकता है? विज्ञान। क्या? विज्ञान और समाज के बारे में। समाज, शिक्षा, कला, विज्ञान, शिक्षा, कला, विज्ञान, समाज, इन सब के बारे में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को जो है चयन कर सकते हैं। देखिए अमेरिका से कौन कौन सी बातें हैं जो भारत के संविधान में जोर दिया गया है? बताइए। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्या? जिस तरह से आपका कुछ कर्तव्य होता है देश के प्रति, उसी तरह से आपका कुछ अधिकार है कि देश आपको जो है वह चीज आपसे नहीं छीन सकता है। देश की सरकार आपसे कुछ ऐसी अधिकार है जो नहीं छीन सकता है, कभी नहीं। वह जन्म लेते ही आपको मिल गया, उसको मूल अधिकार कहा जाता है। और उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है आपसे। जैसे जिंदा रहने का अधिकार है, कोई छीन सकता है? नहीं। छीन रहा तो मरा जाएगा, मतलब इलीगल काम हो गया और क्या।
तो जिस तरह से मूल कर्तव्य है आपका देश के प्रति, उसी तरह से आपका मूल अधिकार भी है कुछ देश से, जो आपसे नहीं छीन सकता है। देश की सरकार, राज्य की सरकार कोई नहीं छीन सकता है। और इसको बचाने का जिम्मा लेता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगर आपसे कोई मूल अधिकार छीन रहा है तो आपको इतना पावर है कि आप सीधे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। छोटा मोटा मानते हैं कि कोई आपको जो है गाय भैंस चुरा लिया, मानते आपका गाय था, बांध लेते, अपन चुरा लिया, आपका यह राइट नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए कि हमारे गाय चोरी के खोज दो, चाहे केस करने नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक मूल अधिकार के लिए आप वहां जा सकते हैं। सोचिए इतना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। हाँ काहे नहीं, एकदम है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। 12 से 35, हाँ एकदम जा सकता है, इसके लिए वह चला जा सकता है। लेकिन लोकल भी अगर काम हो जा रहा है तो काहे ना पैसा खर्चा करके दिल्ली जाएगा हो। हाँ अगर कष्ट है फेमस होना है रील्स पर तो जा सकता है। वो कहेगा कि पुलिस नहीं सुन रहा था कि यहाँ आ गया। देखिए और अमेरिका से क्या लिया गया है, देखिए तो न्यायपालिका में जो कोर्ट होते हैं, जो न्याय सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब होते हैं, न्यायपालिका, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। यह क्या होता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता? जैसे मान लेते हैं कि अभी जो है खूब चलता है, किसी पॉलिटिशियन पार्टी का भी खूब पावर है, खूब चलता है, और कोई मान लेते हैं कि उन पर आरोप लग गया और वह चले गए कहाँ? कोर्ट में मामला चला गया। अब न्यायपालिका देखा भाई कि जो है सामने भाई बड़का पॉलिटिशियन, इनके पक्ष में जो है फैसला सुनाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? दिक्कत नहीं। यह क्या है? स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्र है न्यायपालिका अपने काम के लिए, वह किसी भी पक्ष में, वह किसी के दबाव में नहीं आएगा, है कि नहीं? एक स्वतंत्र रूप से काम करेगा, आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। एक कार्यपालिका न्यायपालिका पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। मान लेते हैं कि किसान बिल बना था, जो विधायिका लोग बना दिए, कार्यपालिका लोग उस पर लागू किए, लेकिन न्यायपालिका कहा कि नहीं हो तो ना हो, तो जनता के हित में नहीं है, नहीं हुआ। कुछ कार्यपालिका कर सका? नहीं कर सका। तो क्या है? यह स्वतंत्र है। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। कार्यपालिका से, विधायिका से, सबसे क्या है? स्वतंत्र। तो यह भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। मान लेते हैं कि राष्ट्रपति जी पद पर हैं, कुछ कामें नहीं कर रहे हैं, कि सब जितना कानून बनने जा रहा है सब उसको जो है काट दे रहे हैं, उनको हटाना मान लेते हैं जरूरी है। देखिए कोई भी जो है भारत में जो भी पद बनाया गया है परमानेंट नहीं है कि आप हमेशा के लिए हैं, चाहे प्रधानमंत्री का पोस्ट हो, चाहे गवर्नर का हो, किसी भी चीज का जो है परमानेंट नहीं है। जो भी पावर आपको मिला है जनता के द्वारा वो परमानेंट पावर नहीं है। क्या? तो राजतंत्र थोड़ी है, हम तो लोकतंत्र में है ना। तो लोकतंत्र के देश का बात किया जा रहा है कि जनता जो आपको पावर दिया है, जैसे मान लेते हैं कि आप पार्षद का चुनाव जीत गए, आप मानते हैं वार्ड का चुनाव जीत गए, आप सचिव का चुनाव जीत गए हैं, तो कुछ समय तक के लिए ही है कि नहीं? 5 साल के लिए ही है आप, है कि नहीं? उसके बाद आपका जो है परमानेंट नहीं रहता है। तो राष्ट्रपति जो है देश के सबसे बड़े नागरिक माने जाते हैं, क्या उनका पावर हमेशा रहेगा? नहीं, उनका भी नहीं रहेगा। अगर मान क्या, हाँ पहला नागरिक उन्हीं को, राष्ट्रपति को माना जाता है। तो मान लेते हैं कि राष्ट्रपति चुना गए हैं और 5 साल के पहले भी अगर मन है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले भी अगर इनको हटाना है, कुछ वैसा काम हो गया, तो एक विधि मनोनयन आता है। क्या? मनोनयन। तो मनोनयन के द्वारा जो है आप हटा सकते हैं। मनोनयन नहीं हुआ, क्या बोलेंगे इसको? कुछ बोलता है सर बेटा, नहीं क्या? मनमोह जी कुछ ही बोलता है, अभिकरण करके कुछ बोलता है। राष्ट्रपति को हटाना है। आर्टिकल 61 को कोची कहते हैं? अनुच्छेद 61 को क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 61 को क्या कहा? महाधिवक्ता, महाभियोग, सही बोल रहा है, महाभियोग। क्या कहते हैं? महाभियोग। अनुच्छेद 61 को कोची कहता है? सब महाअभियोग चला दिया जाएगा, जिसको एलिगेशन कहता है। तो महाअभियोग एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा आप राष्ट्रपति को उसके पद से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। जाइए, काम नहीं करे थे तो चलिए। अभी मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू को हटाना है, कल के कल हट जाएंगे, तुरंत हट जाएंगे। देखिए एक आपको अमेरिका से एक और चीज क्या लिया गया है? वित्तीय आपात। कौन? वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो इमरजेंसी जो रिजर्व मनी से शामिल किया गया है। लेकिन जो वित्तीय आपात है यह कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से।
अमेरिका से क्या लिया गया है? वित्तीय आपात। देश में मानते हैं कि पैसा कौड़ी खत्म हो गया, विदेशी भंडार खत्म हो गया, तो क्या किया जाएगा? सब जितना जो कर्मचारी है सरकारी, सबके पैसा वेतन काट लिया जाएगा। जितना जो 7वां वेतन लागू करने के लिए आंदोलन करता है सब ना, सब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। जरा मिलता है 60,000 रुपया महीना, ओकरा कितना मिलेगा? 25,000। क्या काम चला इतने से, है कि नहीं? वो तो डिपेंड करता है। कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से अनुच्छेद 143, 143। इसका अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है कि मान लेते हैं कि राष्ट्रपति को कोई ऐसा कानून नहीं समझ में आ रहा, तो वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। कोई मान लेते हैं कि राष्ट्रपति को किसी कानून संबंधित सहायता चाहिए, नहीं इतना बड़ा आदमी है और कोई कानून संबंधित सहायता चाहिए, तो वह किससे पूछ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, कोई भी सलाह कानूनी 143 के तहत। और कनाडा से यह बात भी लिया गया है कि राज्य होता है और एक केंद्र होता है, इन दोनों में प्रमुख सर्वोच्च कौन होगा? केंद्र होगा। तो सर्वोच्च केंद्र क्या होगा? सर्वोच्च होगा। क्या होगा? सर्वोच्च होगा। और सभी राज्यों में केंद्र का एक, कह सकते हैं आदमी, सभी राज्यों में केंद्र का एक आदमी बैठा हुआ रहेगा जिसको गवर्नर कहेंगे। क्या? गवर्नर। तो राज्यपाल जो कहते हैं, राज्यपाल कहां से लिया गया है? कनाडा से। कहां से? कनाडा से। राज्यपाल कहां से हो जाएंगे? कनाडा में, क्योंकि सभी राज्यों में एक रहते हैं मंत्री, हाँ गवर्नर साहब, तो वह भी कनाडा से ही लिया गया है। जापान, जापान से क्या लिया गया है? आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या है? कानूनी संबंधित कोई बात हो जाता है, कानूनी संबंधित बात जो एक लिया गया है उसमें जापान से लिया गया। इसको समझते हैं क्या होता है जापान वाला से। देखिए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22, दो गो अनुच्छेद होता है, एक क्या होता है 20 और एक क्या होते हैं 22। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अनुच्छेद 20 में क्या कहा जाता है कि दोष सिद्धि के संबंध में प्राप्त मूल अधिकार, यदि कोई अपराधी व्यक्ति है और कोर्ट उसको सजा सुना देता है, कोई अपराधी व्यक्ति है और कोर्ट उसको सजा सुना दिया, यानी कि सिद्ध हो गया कि वह क्या है? अपराधी है, तो उसके बावजूद भी एक के गो अधिकार, 3 गो अधिकार मिला हुआ रहता है। उसके बावजूद भी क्या कि एक बार गलती के लिए उसको जो है एक ही बार सजा मिलेगा नहीं, उसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, नहीं, यानी कि एक बार गलती के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। एक अधिकार इसको और क्या मिला हुआ है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए इसको बाधित नहीं किया जा सकता। इसको अपने खिलाफ, जैसे कुछ होता है ना, मार मार कर थपिया देता है पुलिस को, सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोलते हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कोई भी जो है कोर्ट या कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि आपके विरुद्ध ही जबरदस्ती गवाही देने के लिए बाध्य कर सके। कोर्ट कचहरी में जाइए तो पुलिस से पूछता भी है, मतलब कि जो है जबरदस्ती किया है कि नहीं, पुलिस ऐसा बात भी पूछता है नहीं, पुलिस का जो कुछ मायने नहीं रखता है बात। अच्छा, और एक क्या लिया गया है? हाँ, कि मान लेते हैं कि कोई अपराधी साबित हुआ है और 2 घटना का अंजाम दिया है, 2022 में दिया था। कौन सी? 2022 में जो घटना का अंजाम दिया, उस घटना का सजा 2022 में मान लेते हैं कि 5 साल के लिए जेल था, है कि नहीं? लेकिन 2024 में जज साहब फैसला सुना रहे हैं और उस घटना का सजा मान लेते हैं कि 10 साल तक हो गया है, तो कौन वाला नियम लगेगा? जब किया था कब? 2022 में, तो 22 में यानी कि 5 साल होगा जिस समय गलती किया। देखो 2 साल भी तो हो गया, अपराधी है तैयो ओकरा ये अधिकार है, समझा? अपराधियों को इस देश में अधिकार है। तो अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22 से आपको दिया गया। अनुच्छेद 22 क्या? देखिए कोई भी व्यक्ति को दोष सिद्ध होने के पहले का यह अधिकार है। ये हो गया दोष सिद्ध हो गया तब, और यह हो गया क्या? तो अपराधी नियोजन, कह सकते हैं कि एक निरोध के रूप में यह एक कानून अनुच्छेद 22 कहता है कि कोई भी व्यक्ति मानते हैं कि अपराध होने के पहले भी उसको 3 अधिकार प्राप्त रहता है। पहला कि अब कोई आया है पुलिस आपको पकड़ने के लिए, तो आप उससे कारण पूछ सकते हैं, नहीं कारण कि क्या भाई क्या दिक्कत है कि हमको पकड़ने के लिए आ गया, वारंट कहते हैं इसको। वारंट क्या है कि आप हमें पकड़ने के लिए आ गए, दोष तो साबित हुआ नहीं है लेकिन फिर भी उसको पुलिस आ गया पकड़ने के लिए, तो वह उसको क्या कर सकते हैं? वारंट कारण पूछ सकता है।
और क्या रहता है कि अगर पकड़ लिया तो 24 घंटा के जो है अंदर उसको आपको जो है पहुंचा देना है मजिस्ट्रेट के पास। नहीं, और इसमें जो है शनिचर के जो है 2 बजे के बाद समय नहीं गिना जाता है, जो मिड डे होता है ना, और उसके बाद फिर जो है संडे छुट्टी रहता है। तो इस दौरान आपका पूरा 24 घंटा और 12 घंटा बच जाता है समय, और प्लस में 24 घंटा वो 24 घंटा जाने के समय तक का जो है रहता है, 24 घंटा तक रख सकता है, जिसमें छुट्टी का दिन, हॉलीडे का दिन ये सब काउंट नहीं होता है। नहीं, कभी कभी ऐसे रहते हैं जो जेल में, हाँ फिर मंडे को अब जाएगा। अगर कोई के ज्यादा दिन जेल में पकड़ के रखना है ना, पुलिस एक चढ़ा लिया निशा पर, तो ओकरा जाएगा शनिचरवा के पकड़ रख लेगा, शनिचरो रखेगा, इतवारो रखेगा और सोमवारो रखेगा, पूरा दिन रात पूरा 24 घंटा उसको है ना, फिर अगला दिन ले जाएगा, 3-4 दिन कटा दिया ना। नहीं, ऐसा अधिकतर उस केस में हो सकता है कि मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन कराने चुनाव में जा रहा है कि नहीं, ओकरा एकदम फंसा देगा। और क्या रहता है, और 3 में से एक और क्या है, अपने अनुसार जो है वकील रख सकते हैं। नहीं, यह आपका जो है अधिकार है। नहीं, 12 बीएन कहता है हमारे वकील से बात कर ली है कि नहीं, क्या अपने पहला ही ना अपना वैसा वकील रखा, जो साबित नहीं होगा तब ना वकील आया है, नहीं तो फिर क्या अपने से जज कैसे रख सकता है गधा। हाँ देखिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना कि वकील रख सके, तो वह भी डीपीएसपी में से जो कहा गया है कि आपको जो सरकार वकील देगा, तो सरकारी वकील पर है भरोसा है नहीं ना, तो बताओ। इसलिए कोई के फांसी के सजा हो गया है, हो जाएगा सरकारी वकील के पीछे सरकार के तो सरकारी पैसा दे ही रहा है कि नहीं, काहे ना झूठ मूठ करते हैं, जो यार क्या हमरो पाप लगाएगा। आगे देखते हैं 9 और 10, यहाँ तक देखिए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बारे में देखते हैं, 2 छोटा सा है, यही देख ले। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। क्या समवर्ती सूची? समवर्ती सूची क्या होता है? सूची मतलब एक लिस्ट कह सकते हैं। इतना बड़ा जो देश है यह देश भी एक लिस्ट जारी करता है सबके विषय का, जैसे शिक्षा का विषय हो गया, स्वास्थ्य का विषय हो गया, नए देश पर कब्जा करने का विषय हो गया। यह सब क्या है? एक विषय है। लगभग सब विषय मिला करके 100-150 तक विषय है कि नहीं, कि किस पर किसका चलेगा। मानते हैं शिक्षा है तो शिक्षा पर राज्य सरकार का चलेगा कि केंद्र सरकार का चलेगा। मानते हैं स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पर शिक्षा राज्य सरकार का चलेगा कि केंद्र सरकार का चलेगा। एक लिस्ट जारी किया गया कि इस पर सिर्फ कानून कौन बना सकता है। कोई ऐसे भी सूची है, कोई ऐसे भी विषय है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे मानते हैं विदेश का मामला है, रक्षा का मामला है, रक्षा का, तो एक पर कानून बनाने का अधिकार केकरा होगा? केंद्र का होगा। ये राज्य से संभलेगा? नहीं संभलेगा। कौन बनाएगा कानून? केंद्र बनाएगा। नहीं, तो यह कुछ सूची है जो कहां से यह लिया गया है। देखिए, तो यह एक स्पेशल किया गया है समवर्ती सूची। सूची 3 तरह के होता है, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और एक दोनों मिलावल, है कि नहीं, जिसको समवर्ती सूची कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे सूची है जो केंद्र भी फैसला ले सकता है, राज्य भी फैसला ले सकता है। दोनों में लड़ाई हो गया था तब सूचियां लिया गया समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची वह विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के फैसला कर सकता है। जैसे पढ़ाई पर, शिक्षा पर। नहीं, अपना एनसीईआरटी को चलता है केंद्र वाला, एगो चलता है कौन वाला? बीटीबी, बिहार सरकार, स्टेट बोर्ड, है कि नहीं। तो यह समवर्ती सूची। मानते हैं व्यापार करने की स्वतंत्रता, यह भी कहां से लिया गया है? व्यापार करने की स्वतंत्रता कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब व्यापार करने की स्वतंत्रता में भी कंडीशन होता है। व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई बंदूक के जो है दुकान खोल के बैठ जाएगा कि हम जो है इंडस्ट्री बना लिए हैं। अनुक्रम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक होता है ना, राज्य केंद्र सरकार का होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या होता है? बंदूक ये सब जो भी हथियार, गोली बंदूक ये सब बनाता है। अब कहेगा कि हम खोलेंगे एगो, तो खोलने देगा सरकार? नहीं ना। तो जो आपको लीगल के बदौलत जो आपको जो है स्वतंत्रता दिया गया व्यापार करने का, वो जैसे नून तेल धनिया के दुकान खोल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन व्यापार में बहुत ज्यादा परेशानी होता है। प्राइवेट व्यापार में कह रहे हैं
कि अब कुछ कुछ ऐसे व्यापार है जिसको जो है लाइसेंस की आवश्यकता पड़ता है। अब ठेला पर कुछ चीज बेचना है तो उसके लिए लाइसेंस नहीं है, बस बगल में जो ठेकेदार जो आते हैं ना, जेकर जमीन है ओकरा पैसा दे दो काम हो जाएगा, ओकरा में कोई लाइसेंस। लेकिन मानते हैं कोई मेडिकल शॉप खोलना है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको योग्यता होना चाहिए। कोई आएगा बुखार के दे दोगे कोची के तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तो कुछ योग्यता के अनुसार आपको जो है लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन जो है बहुत खराब चक्कर है इस देश में, लीगल रूप से कोई भी व्यापार करना कह सकते हैं एक तरह से आप नजर में आ गए हैं। किसके? सरकार के। अब हमेशा तोरा घर जाइत रहेगा, आप पैसा देते रहो, इसलिए यहाँ के लोग कोची करता है सब, अधिकतर के मेंटेलिटी यही है, लाइसेंस मत बनाओ, और सीधा प्रशासन आएगा ना कुछ दे दो। ऐसे भी लाइसेंस रिन्यूअल कराने में कुछ पैसा लगता है, अब पैसा कुछ नहीं लगता है, कागज पर अगर है 1500 रुपया ना तो 3000 रुपया लेता है, 3000 रुपया लेता है, नहीं तो कुछ कुछ तरह लगा देगा। हाँ, काम ही नहीं करेगा। तो सीधा एकदम ये सबसे दौर से बचना है, आराम से बेफिक्र दुकान कीजिए, बिना लाइसेंस, एकदम लिख दो ऊपर एकदम बिना लाइसेंसी दुकान, है कि नहीं। अब बगल के जो प्रशासन, मान लेते हैं कि मेरा जो ब्लॉक पड़ता है कि मान से कि इस एरिया में पी ब्लॉक में मेरा मान लेते एरिया पड़ता है, तो हमारा भी बी ब्लॉक वाला नहीं ना आएगा छापा मारे, वही ना आएगा, हम ओकरा से कांटेक्ट कर ले रहेंगे हमेशा, है कि नहीं। महीना में देते रहो 1000, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, टैक्स एकदम जीएसटी नंबर से देना है आपको। तो इन सब चक्कर से बचना है ना। दो नहीं, जीएसटी जो है क्या होता है कि आपको भरना पड़ता है जो फाइल, जीएसटी बहुत खराब झंझट है। काहे ला इस फेयर में पढ़ने जा रहे हो। हाँ हाँ, तो जीएसटी देना पड़ता है आपको। जैसे दुकान, इसके लिए क्या होता है, जीएसटी अगर मानते हैं जो शॉप खोले हैं, GSTIN इंडिया का नंबर आप ले लिया, GSTIN नंबर मिल गया, तो अब आप दुकान में जो जो सामान आपके पास मौजूद है, जो जो प्रोडक्ट है, उसका डेली अपडेट चाहिए। इतना झंझट के काम है जीएसटी ले लेने के बाद, बहुत ज्यादा जो है लगता है। एक होता है जीएसटी भरना, एक होता है दुकान वाला जीएसटी, दोनों में बहुत ज्यादा झंझट का काम हो जाता है, परेशानी का काम होता है। जीएसटी नंबर लिया है, दुकान खुले हुए, तो आपको डेली का अपडेट करना पड़ता है कि अब मेरे पास इतना प्रोडक्ट है, अब इतना जो है बचा हुआ है शेष, और डेली का बिल। एक को दुकानदार मान लेते कोई दुकानदार आया, कहा कि हमको जो है 1 किलो ये चीजवा दे दीजिए, है कि नहीं, ओकरो तुम चढ़ाओ लिखो, आ दुकान पर भीड़ लगल है, ओकरा से मतलब नहीं है, तो तुम क्या करोगे, 1-2 आदमी रखना पड़ेगा जीएसटी चढ़ाने के लिए। तो खुद हम कह रहे हैं, खुद यह राजधानी का क्षेत्र है पटना, इसका हम बात कर रहे हैं, हम गए दवाई लेने के लिए, वहां पर जो है ऐसे थमा रहा है जो उजरका पर, है कि नहीं, थमा रहा है, कहें कि जीएसटी वाला नंबर बिल वाला वो, तो फिर करा के आए बोले भाई नहीं, बोले भाई, बोले कि ठीक है देते हैं, है कि नहीं। कैसे मना कर सकता है भाई, मना कैसे कर सकता है। फिर ओकरा टाइम लग गया, हमरा में ओकरा करीब जो है 3-4 मिनट का समय लग गया चढ़ावे में एक। तो अब उसका भीड़ लग जाएगा, एगो सामान जो कि आराम से पैसा लो दो चल रहा है, हाँ कहीं नोट कर लिया तो उसका दवाई मानते हैं कि खत्म हो गया या फिर मौजूद नहीं है, तो वह क्या करता है कि लेने के लिए लिख लेता है, और ताकि छापा ना मारे तो कुछ तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा ना, दिखाना ना पड़ेगा, तो कुछ ही भरता है सब, कुछ पैसा बचाता है, बचा लिया सीधे, है कि नहीं। और जीएसटी में जो है पूरा बहुत, तो डेली अपडेट करना पड़ता है, बिल एकदम A to Z, A1 to कह सकते हैं Z, A to Z का जो है आपको पूरा का पूरा डेली का अपडेट चाहिए, सामने लिखा होना चाहिए। और नहीं कर रहोगे, मानते हैं कि कोई इंस्पेक्टर आ गया छापा मारने के लिए, तो फिर क्या किया जाएगा, आप पर कार्रवाई किया जाएगा। काहे नहीं किए हैं, इससे बढ़िया ही है कि कोई बिना लाइसेंसी दुकान खोलो, समझे, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी है कोई चीज के लाइसेंस बनाने में। और एगो डीएल बनाने में कितना दिक्कत होता है, आराम से 100 रुपया दो निकलो, है कि नहीं। 8000 लग रहा, 8000 में बता दे दीजिए 100 कितना दिन पकड़ाओगे हो, 80 दिन आ रहा है ना, 80 बार पकड़ा जाओगे तुम अपना पूरा साल में, पूरा जीवन में 80 बार पकड़ाओगे नहीं, 10 बार में आदत हो जाएगा एरिया पता चल जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो कोई जरूरी नहीं है कि नहीं, आराम से क्या करोगे। ये बनाया है कौन, हमको ऐसा आखिर कौन बना दिया,
अगर सब जगह प्रशासन सही रहता तो हम ऐसा नहीं बनते, हम भी कागज कार्रवाई से चलते, लेकिन प्रशासन ने हमको ऐसा बना दिया। पूरा का पूरा दोष सरकार को लेना पड़ेगा अपन प्रशासनिक व्यवस्था पर। भारत के सबसे ज्यादा खराब प्रशासनिक व्यवस्था जहां रह रहे हैं वहां आपको लग रहा होगा, लेकिन देश के भारत के लगभग सब आदमी के यही लगता है कि हमारे यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था सबसे खराब है कि नहीं? कुछ नहीं कर सकते हैं, जानोगे लेकिन जानिए सब चीज, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। कोशिश करोगे जान के, कर रहा क्या कर लीजिएगा, कुछ कर लीजिएगा नहीं। देखिए 2 देश बचा था, एक ऑस्ट्रेलिया देख लेते, लास्ट जो देश बचा 10वां कौन है? साउथ अफ्रीका, नहीं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से कुछ नहीं लिया गया है। हम कहें कि जो 12 सदस्य थे, 12 सदस्यों का मनोनयन किया गया था, और यह कहां से दिया गया था नियम? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड, भुला गया, आयरलैंड। 12 सदस्य, तो 12 सदस्य को घटा दीजिए और बाकी जितना जो राज्यसभा में सदस्य बचा उनको शामिल करने का जो नियम है, प्रक्रिया है, वह कहां से लिया गया है? अफ्रीका से। यानी कि राज्यसभा में सदस्यों के चयन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 368, कह सकते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, मान लेते हैं कि बार बार संशोधन करने की आवश्यकता पड़ता है ना, समय के अनुसार अपडेट कर कीजिए अपने संविधान को, तो यह अपडेट करने का जो है यह नियम कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से, 368। तो यह था विदेशी स्रोत, संविधान के विदेशी स्रोत, है कि नहीं? देखिए अब जो है टॉपिक बच गया है क्या? सीधे चालू होगा। देखिए अब जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या चालू होगा? संविधान में कितने जो है मूल संविधान, मूल संविधान। अब मूल संविधान में कितने आपके अनुसूची हैं, सब अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कितने भाग हैं, भाग के बारे में पढ़ेंगे, और अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। क्या? अनुच्छेद। और हर एक अनुच्छेद से संबंधित जो जो तर्क वितर्क नियम कानून है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो अगला जो है आपका अगला क्लास किससे शुरू हो जाएगा? अनुसूची से, और यहाँ से समझ में आएगा। समझ रहे हो? यहाँ से तो यहाँ तक जो है रहने देते हैं।